ये क्वेश्चन रोटेशन टॉपिक से है और IIT जेईई एडवांस 2026 में पूछा गया है। चलिए इसे देखते हैं। A solid cylinder of radius r rolls without slipping with a center of mass की स्पीड दी है v नॉट इक्वल टू √gr/3 on a horizontal surface with a vertical edge as shown in the figure. G, the acceleration due to gravity at the moment when the cylinder loses contact with the surface due to rotation around the edge, the speed of its center of mass. तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि किस टॉपिक का क्वेश्चन है, कैसे सोचना चाहिए। एक स्पीयर है और विदाउट स्लिपिंग करते हुए आ रहा है, सरफेस फ्रिक्शन वाली सरफेस है। अगर स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ये रोल करते हुए आ रहा है। रोल करते आएगा तो कौन सी और वेलोसिटी होगी? एंगुलर वेलोसिटी होगी। अब इसके पास लीनियर एज वेल एज एंगुलर वेलोसिटी दोनों है। अब ये स्पीयर सिलेंडर जब आगे आएगा और इस कॉर्नर पर जाएगा तो इसके आगे तो है नहीं सरफेस, ये क्या होगा? ऐसे नीचे गिरेगा। लेकिन जस्ट जो है हमें उस समय स्पीड निकालनी है सेंटर ऑफ मास की, जस्ट सिलेंडर लूजेस कांटेक्ट with the surface due to rotation. यानी ये सिलेंडर जब आपका इधर कहीं आ जाता है उस समय ये सिलेंडर लूज करता है कांटेक्ट। ठीक है, तो ये कॉर्नर पर आएगा तो होगा क्या? आप खुद से सोचिए। इस समय कांटेक्ट छोड़ देता है। कांटेक्ट छोड़ने का फिजिक्स में कैसे हम सोचेंगे? सबसे पहले तो आप ये सोचिए, क्या सेंटर ऑफ मास इस सॉलिड सिलेंडर का थोड़ा नीचे आया है? बिल्कुल आया है। देखिए इस लेवल पे था, आर हाइट पे कुछ नीचे आया है। और जब सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो सिलेंडर की ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी बढ़नी चाहिए, क्योंकि एनर्जी लॉस हुआ नहीं है, कहीं भी स्लिपिंग नहीं हुई है। अगर स्लिपिंग नहीं हुई है तो फ्रिक्शन जो लगता रहा है वो स्टैटिक इन नेचर रहा है, फ्रिक्शन एनर्जी लॉस नहीं करेगा। इसका मतलब है ये क्वेश्चन हम सिंपली एनर्जी कंजर्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्वेश्चन पे और फोकस करते हैं। देखिए ये यहां पर जब कॉर्नर पर होगा तो अभी कांटेक्ट पे है, जस्ट हम मान के चल रहे हैं। कांटेक्ट पे अगर कोई चीज होती है तो क्या लगता है वहां पर? नॉर्मल रिएक्शन लगता है। तो दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। वेट ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर हम बात करें इसके वेट की, तो वेट जो है किधर लगने वाला है? mg का नीचे की तरफ लगने वाला है। ये बात समझ में आती है सबको? सेंटर ऑफ मास यहां के बाद मान लेते हैं कि ये कुछ एंगल थीटा बना रहा है। अगर वो एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा। आप देख मान लेते हैं कि वर्टिकल से ये वाला जो नॉर्मल रिएक्शन वाला वेक्टर है थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर हम लोग इस चीज पे देखें ध्यान से तो एक बात समझ में आ रही है, सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ गया है और सेंटर ऑफ मास नीचे आएगा तो पूरे और फ्रिक्शन ने कोई एनर्जी बर्बाद नहीं करी। जो फ्रिक्शन था वो स्टैटिक इन नेचर था। रोलिंग में फ्रिक्शन लगता रहता है, अगर जरूरत है तो लगेगा, नहीं ऐसा नहीं कि लगता ही रहेगा, लेकिन वो वर्क नहीं करता है। तो एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज कर सकते हैं। और अगर हम इस बात को चाहते हैं कि उस समय इक्वेशन बनाई जाए जब ये सिलेंडर जस्ट लीव्स द कांटेक्ट विद द टेबल, तो जस्ट लीव्स का मतलब क्या है कि ये नॉर्मल रिएक्शन सडनली बिकम्स जीरो, बिकॉज इफ नॉर्मल रिएक्शन इज प्रेजेंट एंड इट हैज सम वैल्यू देन इट एक्ट्स, कांटेक्ट इज स्टिल रिमेन। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए इसका मतलब इट लीव्स कांटेक्ट। तो हम एक इक्वेशन बनाते हैं। आप खुद से सोचिए, ये इस समय जो इसके पास स्पीड या वेलोसिटी कहें तो उसकी डायरेक्शन तो इधर होनी चाहिए, क्योंकि इसके अबाउट ये ऐसे घूम रहा होगा। ठीक है, ऐसे, क्योंकि यहां पे टच पे था, जस्ट ऐसे करके। ये समझना जरूरी है। ठीक है, अब बेटा अगर यहां पे देखें तो स्पीड वाज v नॉट और यहां पर स्पीड v है। ठीक है, अभी जस्ट छोड़ा है उसने कांटेक्ट, अभी जस्ट छोड़ा है, उससे पहले कांटेक्ट नहीं छूटा है, इसका मतलब अभी भी रोल कर रहा होगा लगभग। ठीक है, तो चलिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। ये जो
सिलेंडर का सेंटर है वो किस में मूव कर रहा होगा? सर्कुलर पाथ पे। आराम से सोचिए, इस तरह के सर्कुलर पाथ पे उसने मूव किया होगा, यहाँ आर हाइट पे ऐसे करके। अगर कोई चीज सर्कुलर पाथ पे मूव करती है तो उसे क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए टुवर्ड द सेंटर। अब बेटा अगर हम इसको देखें, एमजी की बात करें तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूं। एमजी आपका इधर लग रहा है, ये हमने कॉन्टेक्ट सरफेस बनाई जस्ट अपने फायदे के लिए। ये एन, ये एंगल थीटा था और ये भी कितना है? थीटा है। एमजी की बात करें तो बेटा एमजी का जिधर एंगल थीटा है उधर का कंपोनेंट कितना होगा? एमजी cos थीटा। तो दिस कंपोनेंट इज एमजी cos थीटा और दिस इज इट्स स्पीड v। अगर इस समय देखा जाए तो ये जो सेंटर है सिलेंडर का, दैट इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ। इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए, सर्किल में घूम तो रहा है सेंटर मास, इधर की ओर कुछ कंपोनेंट है एमजी का, वो दिख ही रहा है, एमजी cos थीटा है। मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिखता हूं, उसको ढंग से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं mg cos थीटा माइनस एन इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, क्योंकि m मास की बॉडी है और जो सेंटर है वो सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है। इधर की ओर कंपोनेंट कितना है? अगर देखें तो ये कंपोनेंट mg cos थीटा है, इधर की ओर क्या लग रहा है? n लग रहा है। तो नेट फोर्स इधर कितना बचा है? mg cos थीटा माइनस n। और दिस नेट फोर्स विल प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? mv स्क्वायर बाई आर। तो हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब इट जस्ट ब्रेक द कॉन्टेक्ट, बिकॉज इट जस्ट ब्रेक द कॉन्टेक्ट, कैपिटल एन बिकम्स जीरो। नॉर्मल रिएक्शन सडनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो अब हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर, या यहां से v स्क्वायर की वैल्यू निकले तो v स्क्वायर इक्वल टू जी आर cos थीटा। हमें v ही निकालना है, यानी हमें cos थीटा कहीं से लाकर यहां पे पुट करना होगा, ठीक है। क्या इस बात से एग्री है? इक्वेशन बनाने में कोई दिक्कत है इसको लेकर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इक्वेशन हमारे पास आ गई, v स्क्वायर इक्वल टू जी आर cos थीटा। दिस इक्वेशन इज एक्चुअली आप फोर्स कॉन्सेप्ट की है। अब अगर हम फोर्स से सॉल्व करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा, हम एनर्जी का यूज करना चाहते हैं क्योंकि फ्रिक्शन ने किसी तरह की एनर्जी बर्बाद नहीं की है, स्लिपिंग हुई नहीं है। तो अब यहां पर अगले पार्ट में हम सीखना चाहेंगे कि कैसे एनर्जी कंजर्वेशन यूज करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, वापस भी आना पड़ेगा कई बार हम लोग को, तो देखते हैं बेटा। फ्रॉम एनर्जी कंजर्वेशन कौन कौन सी एनर्जी होगी जरा देखते हैं। हमारा जो सिलेंडर था वो पहले परफेक्ट रोल कर रहा था, वी नॉट का स्पीड थी लीनियर स्पीड एंड ओमेगा नॉट वाज द एंगुलर स्पीड। और ये सिलेंडर अब जाके कुछ ऐसी सिचुएशन में पहुंच गया है, इसकी स्पीड v हो गई है, एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई है। ये देखना पड़ेगा कि सेंटर ऑफ वो कैसा कहां पे है। मान लेते हैं ये कुछ ऐसी स्थिति है, ये एंगल आपका, ये जो एंगल है दैट इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, ठीक है। वी, चलिए अच्छा, सेंटर ऑफ मास पहले कहां रहा होगा सिलेंडर का? इस हाइट पे रहा होगा। इस हाइट का मतलब आर हाइट पर। अब कितनी ऊंचाई बची है? केवल इतनी। तो अगर आप देख सकते हो, अगर ये आर है तो ये केवल इतना हिस्सा आर कॉस थीटा ही बचा होगा। तो सेंटर ऑफ मास एक्चुअली नीचे आ गया है, यानी इस सिलेंडर की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करी है। और जितने से डिक्रीज करेगी उतने से काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। काइनेटिक एनर्जी में दोनों तरह की होगी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो देखते हैं, सिलेंडर की बात करते हैं तो एनर्जी कंजर्वेशन से इस सिलेंडर की जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है दैट इज हाफ एम वी स्क्वायर, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी
हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ एनर्जी और मिली है जो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ है, ड्रॉप हुआ है। कितने का ड्रॉप हुआ है? पहले सेंटर ऑफ मास इस सरफेस से आर हाइट पर होता था, तो ये हो गया एम जी आर, और अब हो गया है आर कॉस थीटा की हाइट पर। तो आपको जो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज एक्चुअली एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। और अब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी जरा देखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं क्योंकि रोलिंग तो हो रही है। अगर आपका ये सिलेंडर रोल कर रहा है तो v इक्वल टू क्या होगा, आर ओमेगा नॉट होगा, v इक्वल टू आर ओमेगा नॉट। यहां पर आते हैं, हाफ एम वी नॉट स्क्वायर आई, आई कितना होता है सिलेंडर का, एम आर स्क्वायर बाई टू। ठीक है, डिस्क की तरह होता है, तो दिस इज एम आर स्क्वायर बाई टू। ओमेगा नॉट को यहां से लिख सकते हो, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई आर, तो दिस बिकम्स वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर प्लस एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। इधर आते हैं, इन दोनों को एक साथ कर लेते हैं। अब मेरे हिसाब से ये दोनों टर्म बिल्कुल उसी तरह से ही एडजस्ट हो जाएंगे जैसा यहां लिखेंगे। अगर देखें तो आर स्क्वायर कट जाएगा, यहां से 1/4 है, यहां से ये है, इसको हम लिख सकते हैं 3/4 एम वी नॉट स्क्वायर प्लस एम जी आर वन माइनस कॉस थीटा। इसको भी ऐसे लिख देंगे 3/4 एम वी स्क्वायर। अभी आपको बताया यहाँ पे कैसे रोलिंग यहां पर भी हो रही है, स्लिपिंग नहीं हुई है, जस्ट उसने कॉन्टेक्ट ब्रेक किया है। तो अगर रोलिंग हो रही तो v इक्वल टू आर ओमेगा यूज कर सकते हैं। यहां पर आते हैं, दिस इज 3/4 एम वी स्क्वायर, कुछ काटा पीटी कर देते हैं, वी नॉट स्क्वायर की वैल्यू भी रख देंगे। चलिए देखते हैं क्या क्या काट सकते हैं, एम तो उड़ा ही सकते हैं, 4 को भी उड़ा दें, हमारे पास आएगा 3v0 स्क्वायर और आ जाएगा 4gr वन माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 3v स्क्वायर। क्लियर? बेटा v0 स्क्वायर तो आपको दिया है, अगर आप क्वेश्चन में देखें, आपने क्वेश्चन में देखे जो शुरुआत में ही, तो वहां कुछ दिया था, क्या दिया था अगर देखा जाए तो v0 वाज इक्वल टू अंडर रूट जी आर बाई 3, और हमारे पास रिलेशन क्या है, तो v स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा। अगर अंडर रूट जी आर बाई 3 है आपको तो यहां पुट कर देंगे। ठीक है, तो जी आर बाई 3 का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा, और दिस इज 4gr वन माइनस कॉस थीटा। इसको देखते हैं, हम लोगों ने निकाला था v स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा, ये रिलेशन अभी हमने आपको दिखाया था, हमारे पास ये आ गया। अब देखिए कुछ नजर आ रहा है, 3 से 3 कट गया, लेकिन जी आर तो सब जगह है, कट जाएगा। इधर 1 बचा, इधर 4 बचा, इधर 4 कॉस थीटा है, और इधर आपका 3 कॉस थीटा है। यानी अगर इसको इधर ले जाओगे 4 प्लस 3 यानी 7 कॉस थीटा इक्वल टू 5 है, या फिर इससे देखें तो हमारे पास आ गया है कॉस थीटा इक्वल टू 5/7। Once we get the value of cos theta, we already have a relation v square equal to gr cos theta. तो बस हम cos theta की वैल्यू पुट करेंगे, we get the value of v. Cos theta is 5/7, तो v equal to अंडर रूट 5/7 gr, ये वैल्यू हमारी आ गई अंडर रूट 5/7 gr। दैट इज द आंसर। तो बेसिक्स अगर हम देखें इस क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा यूज नहीं किया है हमने, हाँ, लेकिन हर जगह हमें कंसेप्ट बिल्कुल क्लैरिटी के साथ पता होने चाहिए। हमने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया, फोर्स कॉन्सेप्ट यूज किया है, और बस हमने सॉल्व कर दिया। आप इसे देख सकते हो, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखिए।